सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुडोस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ क्लास 12। तो होपफुली आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर्स की वीडियो देख ली होगी और आपको उनमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि है चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी। देखो, अब जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं ना, उन फर्स्ट 3 चैप्टर्स में हमने पढ़ा क्या कंडीशन थी इंडिया की इकोनॉमी की। पहले हमने पढ़ी इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशन ऑन द एवे ऑफ इंडिपेंडेंस, मींस अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, फिर भी बस इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले हम उनकी कंडीशन को चेक कर रहे हैं। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि इंडिया की क्या कंडीशन रही, किस तरह से इंडिया ने डेवलपमेंट्स करी, ये सब चीज़ें क्या, किस तरह से 5 ईयर प्लान्स वगैरह लॉन्च हुए, ये सब हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा। थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1991 में इंडिया के अंदर। तो ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स की क्रक्स मैंने आपको बताया, समरी मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट यूनिट हमारी शुरू होती है जिसका नाम है करंट चैलेंजेस दैट द इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग। ये ऐसे चैलेंजेस हैं जो इंडिया की इकोनॉमी आज भी फेस कर रही है, जैसे पॉवर्टी हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम हो गया, या इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होगी। ये सब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी आज तक सफ़र कर रही है, और इसीलिए हम इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट ने इनके मेजर्स लिए हैं, एज अ सिटीजन हम क्या कर सकते हैं, और कोई भी पर्सन अगर इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है तो वो क्या क्या स्टेप्स ले सकता है। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये चैप्टर्स हमें पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी पे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साहब मैंने आपके लिए मार्क करके रख दिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप उनको अपना नोट कर लिए, आपने हाईलाइट कर लिया अपनी बुक में। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको एक बार वीडियो को पॉज करके लिखते रहना साथ साथ, ताकि आपको दोबारा इन फ्यूचर एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस मैंने आपको अपनी जो बेस्ट बुक्स वाली वीडियो थी उसके अंदर बताई दी थी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि क्या कंडीशन थी, कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज आई और कैसे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे। बट अब हमारा काम है कि हमने अगर हर एक सेक्टर की डेवलपमेंट करनी है, हर एक पर्सन की, पॉपुलेशन में जितने पर्सन हैं उन सबकी डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, तो उनके लिए हमें ना 2 चीज़ें तो सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उनको उनकी बेसिक नीड्स मिले, प्रोवाइडिंग देम देयर बेसिक मिनिमम नीड्स। जो उनकी बेसिक हंगर, थ्रस्ट, फूड, ये सब उनकी बेसिक नीड्स हैं। ये बेसिक नीड्स तो उन्हें दे ही दे किसी भी कंडीशन पे। और सेकंड, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को रिड्यूस करने से क्या मतलब है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जाए। लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने से क्या मतलब है कि जितना वो पहले खर्च करते हैं अपने कंजप्शन पे किसी भी चीज़ के, उससे थोड़ी सी उनकी कैपेसिटी बढ़े और वो और अच्छे गुड्स बाय ऑन कर सके। जैसे मान लो टूथपेस्ट का एग्जांपल लेता हूँ मैं। अब 2 टाइप की टूथपेस्ट है, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया है। टूथपेस्ट 2 टाइप के मान लो, एक है 10 रुपीज़ का, एक है 50 रुपीज़ का। अब सबको पता है कि 50 रुपीज़ वाला टूथपेस्ट थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होगा, उसमें थोड़े अच्छे फीचर्स वगैरह होंगे, 10 रुपीज़ वाले में नहीं होंगे। अब कोई पर्सन अगर पुअर है तो ऑब्वियसली वो 50 रुपीज़ वाला अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो 10 रुपीज़ पे जा रहा है। तो अभी उसको ऐसे गुड्स की मदद से अपनी लाइफ को स्पेंड करने पड़ रहा है, अपने बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ रहा है, जो कि अच्छी क्वालिटी के नहीं है, जिन्हें हम इन्फीरियर गुड्स भी कहते हैं। बट अगर इन फ्यूचर हम उसके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा दें या उसको किसी तरह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दें, तो हम उसकी पॉवर्टी रिड्यूस कर रहे हैं। मींस उसको हम एक पर्टिकुलर वे प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर एडिक्वेट क्वालिटी का प्रोडक्ट अफोर्ड कर पाएगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है 1 मार्क्स के लिए। व्हाट इज पुअरेस्ट ऑफ द पुअर? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए एक कीवर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम है अंत्योदय। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि कभी एग्जाम में नहीं आया, फिर भी मैं मार्क कर दिया, आपको बता देता हूँ। एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1947 की बात है, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ से मेन क्वेश्चन आता है कि किसने ये बात कही थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है ये सिर्फ एक स्टेप है, अभी हमने सिर्फ एक पहली सीढ़ी चढ़ी है, अभी हमारे पास और बहुत सारे काम है करने को, और एक तरह से हमने अपॉर्चुनिटीज के लिए हमने अपना रास्ता बना लिया है। अब हम इन फ्यूचर जो भी काम करेंगे उनमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज और बेटर अपॉर्चुनिटीज हम ले पाएंगे, जिसके थ्रू हम बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स इंडियन इकोनॉमी में है, जैसे कि पॉवर्टी, डिसीजेस, इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि भेदभाव करना, किसी को इक्वल राइट्स ना प्रोवाइड करना, इन सब को हटा सकते हैं। तो ये आपको बताना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। ठीक है,
अब ये एक फैक्ट आता है कि मोर देन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन इंडिया अलोन। इंडिया में मोर देन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन पुअर की रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, लगभग 20% ऑफ द वर्ल्ड पुअर, जितने भी वर्ल्ड में पुअर है उनमें से 20% पुअर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही है, जो इंडिया के लिए बहुत गलत बात है और इंडिया को इस कंडीशन को इंप्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है हु आर पुअर। अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं हु आर पुअर, आपके दिमाग में आ सकता है कि पुअर वो लोग हैं जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, जो प्रॉपर मेडिकेशन नहीं ले पा रहे, जो एजुकेशन फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो यंगर एज में ही काम करने लग जाते हैं, ये सब चीज़ें ठीक है। बट अगर हम एक बार ऊपर ऊपर से देखें, फिलहाल हमने कोई किसी हम पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से या किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर से उनकी बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ अपनी जर्नल व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। देखो, अगर मैं कहूँ पुश कार्ट वेंडर्स, जो ठेले वाले होते हैं, जो ठेले पे फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह ये सब बेचते हैं, स्ट्रीट कोबलर्स, कोबलर्स होता है जो हमारे शूज़ वगैरह ठीक करते हैं, अगर वो स्ट्रीट कोबलर की हम बात करें, या वुमेन हु स्ट्रिंग फ्लावर्स जो वुमेन बेचती है, रैक पिकर्स जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं, नेक्स्ट वेंडर्स आ गया जो गली में मतलब रास्ते में चलते चलते अलग अलग सामान बेचते हैं, बैगर्स आ गया जो मतलब जिनको अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बैगिंग भी करनी पड़ती है। ये कुछ एग्जांपल हैं। अगर हम इन सब पर्सन्स को देखें तो हम इन पर्सन्स को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, ये इतना अर्न नहीं कर पा रहे कि ये एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्पेंड कर सके, इसीलिए इनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारे लिए हम ये कहेंगे कि अगर अर्बन एरियाज में हम इनमें से किसी भी पर्सन को देखते हैं ना, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ, ये पर्सन पुअर है। और ये सब एग्जाम्पल्स है अर्बन पुअर के। इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि एग्जांपल्स बताओ अर्बन पुअर के, या फिर इनमें आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा अर्बन पुअर का एग्जांपल नहीं है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब अगर हम बात करें रूरल एरियाज की, रूरल एरियाज में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि पुअर है या नहीं है, क्योंकि रूरल एरियाज में तो ऑलमोस्ट सभी पर्सन्स एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी में इंक्लूडेड होते हैं। तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो कच्चा हाउस में रह रहे हैं, यानी कि जिसके पास प्रॉपर हाउस भी नहीं है, सीमेंटेड हाउस नहीं है हम कहेंगे, या वो लैंडलेस लेबर है कि मतलब उसके पास खुद की कोई लैंड नहीं है, वो किसी और की लैंड पे काम कर रहा है, या डेली वेज बेसिस पे वो वर्क कर रहा है। तो इन सब पर्सन्स को हम कहेंगे रूरल एरियाज में ये पुअर है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बतानी चाहिए थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे, यस, क्रोनिक इंडेप्टनेस। क्रोनिक इंडेप्टनेस का क्या मतलब है? क्रोनिक इंडेप्टनेस ना फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब रूरल एरियाज में मैंने आपको बताया मोस्टली क्या होता है, लैंडलेस लेबर्स होते हैं जो पुअर होते हैं। अब उनके पास, या फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो, स्मॉल फार्मर होते हैं, उनके पास छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, उन पर वो थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत सीड्स वगैरह ले आते हैं, बट उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हर एक इनपुट जो उन्हें चाहिए वो खरीद सके, जैसे पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, या और भी इरिगेशन फैसिलिटीज। उनके पास ट्रैक्टर्स भी नहीं होते, तो उन्हें ट्रैक्टर्स वगैरह भी रेंट पे लाने पड़ते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर, ये सब चीज़ें उनको लानी पड़ती है रेंट पे, साथ ही साथ और जो उनके साथ लोग काम करेंगे खेत पे उनकी वेजेस वगैरह भी देनी है। तो इन सब चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं, मनी लैंडर्स, जो कि पैसे उधार पे देने का काम करते हैं, क्रेडिट पे देने का काम करते हैं, ये इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं। जैसे कि अगर हम देखें हमारे घर के आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो लोगों को इंटरेस्ट के लिए पैसे देता है, उनकी कैपिटल प्रोवाइड करता है ताकि वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अर्न कर सके, तो वही काम है मनी लेंडर्स का। अब मनी लेंडर्स ने उन्हें पैसे दे दिए, बट एग्रीकल्चर एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ज़्यादा रिस्की है। हो सकता है किसी टाइम रेनफॉल अच्छे से पूरा ना आया हो, या इतना अच्छा रेनफॉल ना आया हो कि क्रॉप अच्छे से ग्रो कर सके, किसी टाइम ज़्यादा रेनफॉल आ गया हो जिस वजह से क्रॉप ही सारी खराब हो गई हो, या कोई और पर्टिकुलर डिसीज क्रॉप को लग गया, इंसेक्टिसाइड्स ज़्यादा छिड़क के गए हो जिस वजह से क्रॉप सारी खराब हो गई हो, कुछ मर्जी रीज़न हो सकता है। तो एग्रीकल्चर एक बहुत ज़्यादा रिस्की बिजनेस है। अब पर्सन ने पैसे तो उधार ले रखे हैं, फार्मर ने पैसे तो उधार ले रखे हैं मनी लेंडर से, उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, और मनी लेंडर चार्ज करते हैं अच्छा खासा इंटरेस्ट का अमाउंट। तो अब ये दिक्कत आती है, मान लो किसी ईयर भगवान ना करे ऐसा हो कि एक पर्टिकुलर फार्मर की क्रॉप खराब होगी सारी, अब उसके पास ना तो कोई सोर्स ऑफ इनकम है, ना ही उसके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू वो मनी लेंडर के पैसे दे सके। अब उसका काम क्या हो गया, उसको सिर्फ इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा टाइम टू टाइम, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई है, और वो जितना मर्जी कोशिश कर ले बहुत मुश्किलों से, मतलब बहुत मिनिमल से चांसेस है कि अब वो इस डेब्ट से बाहर आ सकता है, क्योंकि उसके पास यार कोई और सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। इसको कहते हैं क्रोनिक इंडेप्टनेस। क्रोनिक का यहाँ पे मतलब है लंबे समय के लिए, इंडेप्टनेस का मतलब डेब्ट में दबे रहना। क्रोनिक इंडेप्टनेस लंबे समय के लिए डेब्ट में दबे रहना। अगर कोई पर्सन जैसे स्मॉल फार्मर अगर अपने पैसे नहीं पे आउट कर पा रहा एक लंबे समय तक, तो हम उसे कहेंगे कि हाँ वो क्रोनिक इंडेप्टनेस है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो पुअर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। वो पुअर को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कोबलर हो गया, बैगर हो गया, वेंडर्स हो गए, स्ट्रीट कार्ट पुलर्स हो गए, या फिर जो पर्सन्स कच्चा हाउस में रह रहे हैं जिनके पास कोई भी लैंड वगैरह नहीं है। ये सब हमने देखा ऊपर ऊपर से कि अगर हम स्टडी करना चाहते हैं कि ये पर्सन पुअर है या नहीं है। अब इस बॉक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले शहीन रफ़ी खान एंड दैमन किलन, ये तो ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने ना पॉवर्टी की जितनी कंडीशंस होती है उन सबको एक छोटे से ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। इसका मतलब क्या है, छोटे से उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। देखो पढ़ो इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। पॉवर्टी इज हंगर, पॉवर्टी इज बीइंग सिक, पॉवर्टी इज नॉट बीइंग एबल टू सी अ डॉक्टर, poverty is not being able to go to school, not knowing how to read, poverty is not having a job, poverty is fear for the future, having food once in a day, poverty is losing a child to illness, poverty is unclear voting, poverty is powerlessness, lack of representation and freedom। अगर मैं अब आपको इसका सिंपल सा मतलब समझाऊं, आपको वैसे सारी बातें समझ में आ गई, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी हंगर है, मतलब हंगर नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे। पॉवर्टी बीइंग सिक एंड नॉट एबल टू सी अ डॉक्टर, मतलब कि मेडिकेशन नहीं अफोर्ड कर पा रहे। नॉट एबल टू गो टू स्कूल, मतलब कि एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पा रहे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉट हैविंग अ जॉब, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो पॉवर्टी है। फियर फॉर द फ्यूचर, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है तो वो अपना लाइफ को सस्टेन कैसे करेंगे। एंड हैविंग फूड वंस इन अ डे, वो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। चाइल्ड टू इलनेस, वही प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है उनके पास। साथ ही साथ अनक्लियर वोटर, मतलब वो अनटिडिंग एंड ऐसी कंडीशंस में रह रहे हैं जहाँ पे उन्हें नहीं रहना चाहिए और बहुत सारे डिसीजेस से उन्हें सफर करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है पावरलेसनेस, यानी उनके पास कोई पर्टिकुलर पावर नहीं है सोसाइटी में, कोई ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में। रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रीडम का ये मतलब है कि वो अपनी बात नहीं रख पा रहे सोसाइटी में, क्योंकि वो सिर्फ पुअर है, वो अपनी ये बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको मार्क कर लो, स्टार मार्क है, ये बहुत बढ़िया एमसीक्यू है। दादा भाई नौरोजी फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये कंसेप्ट, जो हमारा कंसेप्ट है पॉवर्टी लाइन का, इसको डिस्कस किया था। अब उन्होंने पॉवर्टी लाइन में क्या बताया, अब वो कह रहे हैं हम कब तक ऐसे देखेंगे कि ये पर्सन है, इसका ये ऑक्यूपेशन है, इसके पास ये एसेट नहीं है, ये सब चीज़ें, तो हम कह देंगे ये पुअर है, ये पुअर नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। अब हो सकता है किसी पर्सन के पास एसेट्स ना हो पर उसके पास अच्छे कमाने के तरीके हो, उसके पास कोई ना कोई स्किल हो जिस वजह से वो अच्छा खासा अर्न कर सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन के पास बहुत सारे एसेट्स हैं पर वो उन एसेट्स का बिल्कुल अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा, लेथार्जिक पर्सन है, तो ऐसा हम नहीं कहेंगे। तो हमने दादा भाई नौरोजी ने एक कंसेप्ट डिराइव किया, क्यों ना हम एक डिस्कवर कर ले पॉवर्टी लाइन, जिसको हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्या मतलब है, मान लो किसी अडल्ट को जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में डालने के बाद उससे पर्टिकुलरली ना जो भी उसकी सर्वाइवल के लिए उसकी मिनिमम जो नीड्स होती है उन सब को पूरा करने के लिए जितना खर्चा किया जाएगा वो उसको हम एज अ रेफरेंस लेके चलेंगे। अगर कोई पर्सन उस अमाउंट का खर्चा जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी जेल में रहते हुए किसी पर्सन के ऊपर जो गवर्नमेंट करती है उस अमाउंट का खर्चा अगर कोई पर्सन अपने ऊपर कर पा रहा है तो यस ही इज अबव पॉवर्टी लाइन, बट अगर नहीं कर पा रहा तो ही इज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये बहुत अच्छा तरीका था जिसके थ्रू उन्होंने पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट डिराइव किया और पॉवर्टी लाइन के थ्रू उन्होंने पुअर्स को क्लासिफाई किया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मोटा मोटा सा हमें बताया हुआ है कि किस तरह से पॉवर्टी लाइन एक्ट करती है। सबसे पहले एब्सोल्युटली पुअर, वेरी पुअर, पुअर, फिर उसके बाद आ जाती है पॉवर्टी लाइन, नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, द रिच, द वेरी रिच, मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें बतानी चाहिए थी। नेक्स्ट हमारे पास ये एक ही इंपॉर्टेंट आते हैं यहाँ पे, 1962 में प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप फॉर्म किया था। स्टडी ग्रुप किस लिए फॉर्म किया था, ताकि वो कंडीशंस को समझ सके, कंडीशंस को एनालाइज करके उनको डाटा प्रोवाइड करें अबाउट पॉवर्टी। ये एमसीक्यू बन सकता है। साथ ही साथ 1979 में एक टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन एंड मिनिमम बेसिक एंड इफेक्टिव नीड कंजप्शन डिमांड के लिए ग्रुप फॉर्म किया, जिसके थ्रू वो पर्टिकुलरली डाटा कलेक्ट कर सके और क्या क्या स्कीम्स उन्हें लॉन्च करनी चाहिए, ये सब चीज़ें वो डिसाइड कर सके। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी क्योंकि अगर आपके पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ताकि उसे आसानी से आंसर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हम पॉवर्टी को अलग अलग कैटेगरीज में डालेंगे। सबसे पहले आता है ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर एंड बट। देखो सबसे पहले मैं आपको ऑलवेज पुअर बताता हूँ। ऐसे पर्सन, नाम से क्लियर है, ऐसे पर्सन जो हमेशा ही पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं वो ऑलवेज पुअर है। यूजुअली पुअर, ऐसे पर्सन जो वैसे तो सही है, वैसे तो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है बट कुछ कंडीशंस ऐसे रहते हैं या कुछ सीजन्स में, कुछ पर्टिकुलर मंथ में ऐसा हो जाता है कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाते हैं ड्यू टू सम वर्क कंडीशंस हो सकता है या ड्यू टू पर्टिकुलर कोई रीजन हो सकता है, जैसे कि कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर का मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ।
रेनी सीजन में कैजुअल वर्कर्स जो कि सीमेंट वगैरह मतलब जो घर बनते हैं उनमें यूज होते हैं, जो कैजुअल वर्कर्स, ठीक है, अब उनको ऑक्यूपेशन नहीं मिलता, वो अपनी वेजेस पे, वो डेली उनको वेज के लिए काम नहीं मिलता, क्योंकि रेनी सीजन में इतने वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम होता नहीं है, जिस वजह से उनको इस पर्टिकुलर सीजन में काम नहीं मिलता, जिस वजह से वो पर्टिकुलर बन जाते हैं यूजुअली पुअर का एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रोनिक पुअर, ऐसे पुअर जो लंबे समय के लिए पुअर हैं, मतलब लंबे समय के लिए पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है चर्निंग पुअर, जो ऐसे हैं कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले गए, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ये गेम्स ही खेल रहे हैं। मैं आपको एक बार ग्राफ भी दिखाऊंगा सबके, एक बार मैं पहले आपको समझा दूं। ओकेजनली पुअर, ऐसे पुअर जो रिच है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कुछ कंडीशंस की वजह से, कुछ बैड लक की वजह से, या कुछ अनफेवरेबल ऐसा आउटकम डिराइव हुआ जिसके थ्रू उन्हें मतलब वो एकदम से पुअर हो गए और फिर वो दोबारा रिकवर करने की कंडीशन में है। देखो अब ये ग्राफ से समझो, ये पॉवर्टी लाइन है जो डॉटेड लाइन बनाई हुई है। फर्स्ट है ऑलवेज पुअर, देखो आप देख सकते हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे हमेशा। यूजुअली पुअर, हमेशा पुअर है, बस एक इंस्टांस ऐसा आ गया जब उनको वो पर्टिकुलरली पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले गए। चर्निंग पुअर, देखो बार बार अंदर बाहर जा रहे हैं पॉवर्टी लाइन के। ओकेजनली पुअर, मोस्ट ऑफ द टाइम वो नॉन पुअर है, बट थोड़ा सा टाइम बैड लक की वजह से या किसी पर्टिकुलर सीजन की वजह से उनको पॉवर्टी फेस करनी पड़ रही है। नेवर पुअर में आप देख सकते हैं पॉवर्टी लाइन से हमेशा ऊपर। अगर हम ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर की बात करें तो ये आता है क्रोनिक पुअर के अंदर, चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर आता है ट्रांजिएंट पुअर के अंदर, ठीक है। तो ये सब बातें हमें बतानी चाहिए थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ना एक दो एमसीक्यू बनते हैं जो पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मिनिमम कैलोरी इनटेक 2400 है रूरल एरियाज के लिए एंड 2100 है जो अर्बन एरियाज में पर्सन रह रहे हैं उनके लिए। मतलब कि इसका कहने का क्या मतलब है कि एक पर्सन अगर सरवाइव करना चाहता है मतलब ढंग से और वो पुअर नहीं है तो कम से कम उसको इतने अमाउंट की कैलोरीज को इनटेक करना जरूरी है। 2400 रूरल पर्सन के लिए, 2100 अर्बन पर्सन के लिए। अब एक क्वेश्चन जनरली माइंड में आता है कि ऐसा क्यों है, रूरल पर्सन के लिए इतने मतलब 2400 है, मतलब 2400 ज़्यादा क्यों है, और जबकि जो अर्बन पर्सन है उसके लिए 2100 क्यों है। मतलब अर्बन पर्सन में हमें पता है पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, या वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होती है, तो अर्बन पुअर में क्यों कम है और यहाँ पे ज़्यादा क्यों है। तो इसका सिंपल सा मतलब है, देखो रूरल एरियाज में जितने भी पर्सन होते हैं वो कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटी से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनको फिजिकल वर्क करना पड़ता है, तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है इन कंपेरिजन टू अर्बन पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 8 से 16 पर पर्सन, मतलब इतना कम से कम उनको कंजप्शन पे स्पेंड करना चाहिए। एंड 1000 पर पर्सन इन अर्बन एरियाज, 8 से 16 रूरल एरियाज में, 1000 पर पर्सन अर्बन एरियाज के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा सारा मैंने आपको बता दिया। अब ना इसमें थोड़ा सा ये एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। अमर्त्य सेन एक जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में, उन्होंने एक सैन इंडेक्स डेवलप किया था। सैन इंडेक्स के थ्रू उन्होंने अपना जो पॉवर्टी था उनको अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई करने के लिए कहा था, और क्या क्या हम मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं पॉवर्टी को हटाने के लिए। अच्छा, ये हेड काउंट रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू भी आ सकता है या बड़े क्वेश्चन में भी इसका इन्वॉल्वमेंट हमें दिख सकता है। नंबर ऑफ पुअर एस्टिमेटेड एज अ पोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इज नोन एज हेड काउंट रेशियो। इसका मतलब क्या है, ऐसे जितने मतलब टोटल पुअर्स हैं जो कि बिलो है पॉवर्टी लाइन के इन कंपैरिजन टू द जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है, अगर हम उनके रिस्पेक्ट में हम निकालें कितने पर्सन्स हमारे पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं तो उसे हम कहेंगे हेड काउंट रेशियो। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है कि एक तो आता है ये, देखो जो भी हमारे को, देखो जो भी पॉवर्टी से रिलेटेड डाटा होता है ना वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, या तो हमें प्रोवाइड करा जाएगा प्लानिंग कमीशन के थ्रू, या हमें प्रोवाइड करेंगे एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। बस ये दो इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं अबाउट पॉवर्टी या किसी भी ऐसे सोशल इशू से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारा अपना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ एक तो ना इसमें लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये जो बीच वाले वेजेस है इसमें आपको क्या बताया हुआ है मैं सारा आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखो, हाँ ये पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में मैं एक सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ना जितने भी अभी मैंने पेजेस स्किप किए हैं इन सब में क्या चीज़ की मैंने, सबसे पहले तो इनमें की मैंने क्या क्या कॉजेज है, क्या क्या करंट सिनेरियो चल रहा है पॉवर्टी का, ये सब चीज़ें के अंदर की मैंने। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि यहाँ पे इसको करने का बेस्ट तरीका आपके लिए क्या होएगा
कि जो अगर मैंने ना एक आपको वीडियो बना के दी हुई है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जिसके अंदर मैंने वन शॉट के अंदर सारी इंडियन इकोनॉमिक कराई हुई है। उसका अगर आप कहोगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। उसमें क्या करो, सिर्फ ये वाला चैप्टर में जाके देखो, क्योंकि और मैं आपको प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट समझ लो, मैं आपको कहूँगा कि जो मैंने उसमें नोट्स बना के दिए हुए हैं ना, उन सारे नोट्स को अपने हाथ से एक बार लिख लेना इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने भी हमारे अलग अलग जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी पॉवर्टी से रिलेटेड, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स कहते हैं, उनका एक एक फैक्ट आपको बताया हुआ है। और अगर आप चाहते हो इस चैप्टर में से आपका एक मार्क्स भी ना कटे, तो आपको वो सब नोट करना जरूरी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एडवाइस करूंगा। 10-15 मिनट लगेंगे, उस 2 घंटे की वीडियो में 10-15 मिनट में ये चैप्टर सारा मैंने कवर किया होगा। तो आप 10-15 मिनट की उस वीडियो को जाके देख लो एक बार, और अच्छे से उन सब चीज़ों को नोट कर लो, ताकि आपको इन फ्यूचर किसी भी एमसीक्यू में, किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में इस चैप्टर की दिक्कत ना आए। सेकेंडली बात आती है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस करना था कि सबसे पहले तो ना हमारे पास 3 डायमेंशंस होती है पॉवर्टी को टैकल करने की। मिनिमम बेसिक नीड प्रोवाइड करना, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के थ्रू हम पॉवर्टी को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना किसी भी पर्सन को पॉवर्टी को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 हमें पता होनी चाहिए, और इनके बारे में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, तो आप उसको भी एक बार स्टडी करो। और मैंने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए या लिंक चाहिए, और मैंने बिजनेस वगैरह की भी केस स्टडीज़ डाली थी, अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको दे दिया है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन आता है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम अ क्रिटिकल असेसमेंट। इसका मतलब क्या है, हम जो भी पॉवर्टी एलिवेशन हुआ है ना आज तक, उन सबको नेगेटिवली एनालाइज करके बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने लॉन्च तो किया पर उसका ये फ़ायदा हुआ, ये हुआ ऐसे, ये सब चीज़ें हम बता रहे हैं इसके अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज सबसे पहले अडोप्ट की, उसमें से बहुत सारी पॉलिसीज़ का फ़ायदा ऐसे लोग उठा गए जो एक्चुअली में पुअर नहीं थे, या लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन थी, लेजिस्लेशन अच्छा नहीं था, जो ऑफिशियल्स थे उनमें प्रॉपर मोटिवेशन नहीं था काम करने का, ना उनको प्रॉपर एक डायरेक्शन प्रोवाइड की गई थी। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके लिए ना आप अपने कीवर्ड्स के लिए इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बतानी थी इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे या तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप मुझसे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड थैंक यू वेरी मच।